नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। पीएम ने राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। अफवाह कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत है, टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सब बयान सामने आए हैं। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्र सरकार का कहना है प्राथमिकता में ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन है। यूरिया भंडारण और वितरण पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्रियों ने सरकार के कदमों की सराहना की है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जुड़े और कई बातों को लेकर के चर्चा की है। अफवाह कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीम इंडिया की तरह हमें काम करना होगा। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच एक और जहां केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करते हुए तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, तो दूसरी ओर युद्ध के बाद उत्पन्न हुए हालात को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। पश्चिम एशिया में युद्ध की टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। संकट के बीच पीएम मोदी ने राज्यों की तैयारी की समीक्षा की। बैठक में तेल और गैस की आपूर्ति पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में अफवाहों और कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत भी दी गई। इससे पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पश्चिम एशिया के हालात पर सरकार की पूरी नजर है। समंदर में जंग का एपी सेंटर बने सेंटर ऑफ हार्मूज से भारतीय जहाज सुरक्षित निकल सकें, इसलिए हर स्तर पर काम और बातचीत जारी है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को कामयाब बनाने की असली जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर है। इसलिए मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तेल सप्लाई पर मंडराते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे पैदा हुआ ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है और इस फैसले का मकसद तेल कंपनियों को राहत देने के साथ साथ आम लोगों पर महंगाई का बोझ कम करना है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, यानी 10 रुपए की कटौती की गई है। वहीं डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ी राहत तेल कंपनियों को मिली, क्योंकि वैश्विक संकट के चलते उन्हें महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था। एक्साइज ड्यूटी कम होने से कंपनियों पर दबाव कम होगा और अगर कंपनियां चाहें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कटौती कर सकती हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईंधन के दाम 10 रुपए कम हो सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला तेल कंपनियों को ही लेना है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पहले 13 रुपए प्रति लीटर, अब 3 रुपए प्रति लीटर, अंतर 10 रुपए कम। वहीं डीजल पर भी बड़ी राहत मिली है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पहले 10 रुपए प्रति लीटर, अब 0 रुपए, अंतर एक्साइज ड्यूटी खत्म। दरअसल पेट्रोल और डीजल आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। देश में सड़क परिवहन की ज्यादातर गाड़ियां इन्हीं ईंधनों पर निर्भर हैं। ऐसे में सरकार का उद्देश्य कीमतों को स्थिर रखना और तेल कंपनियों के घाटे को कम करना है, ताकि वैश्विक संकट के बावजूद ईंधन की कीमतें अचानक न बढ़ें और आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस राहत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा, पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया ईंधन की कमी से जूझ रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती का निर्णय नागरिकों के लिए बेहद जरूरी राहत लेकर आया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर बीजेपी नेताओं ने इसे आम लोगों के लिए बड़ी राहत बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश की जनता के हित में फैसले लेते हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी इस कदम को जनता को राहत देने वाला निर्णय बताया। संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। इस देश के लोगों की परेशानी को कम करने के लिए केंद्र सरकार का ये प्रयास या ये कदम सराहनीय है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी एक्साइज ड्यूटी की कटौती को देशवासियों के लिए बड़ी सौगात बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। 10 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। बड़ी बात है। इससे पता चलता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के 140 करोड़ लोगों की कितनी चिंता है। कुल मिलाकर वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सरकार का ये फैसला तेल कंपनियों को राहत देने के साथ साथ आम लोगों को भी संभावित महंगाई से बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और मैसेज भी साफ है कि लोग किसी भी अफवाह में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, चर्चा यह है कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च यानी सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। एनडीए नेताओं ने यह कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सांसद निर्वाचित होने के बाद 14 दिनों के अंदर पहले वाले सदन से इस्तीफा देना होता है। 16 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसी के साथ नीतीश देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उसके पहले 30 मार्च यानी सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। के हिसाब से समय निर्धारित है। निर्धारित समय पर इस्तीफा जो चुन के जाते हैं वो देना पड़ता है और देते भी। दरअसल नियम है कि अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है और पहले से अगर किसी दूसरे सदन का सदस्य है तो निर्वाचन के 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना जरूरी होता है। यही नहीं, इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना भी जरूरी है। पहले सदन से इस्तीफा नहीं देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। बता दें कि 16 मार्च को बिहार में 5 सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। चूंकि नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे में राज्यसभा सदस्य के रूप में रहने के लिए उनका विधान परिषद से इस्तीफा देना जरूरी है। वो तो उसका तो प्रोसीजर है संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो ठीक। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको हर किसी को निभाना होता है। नीतीश कुमार भले ही केंद्र की राजनीति में जा रहे हों, लेकिन अगली सरकार भी उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। जेल से बाहर आने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस दौरान इलाके में कई जगह उनके एक बेटे का पोस्टर लगा हुआ है और राजनीति में लाने की मांग की जा रही है। अब अनंत सिंह के किस बेटे को राजनीति में लाने की मांग की जा रही है, उस पर अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। अनंत सिंह बिहार की राजनीति के छोटे सरकार बाहुबली छवि वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह को लोग इसी नाम से जानते हैं। मोकामा में अनंत सिंह की पकड़ इतनी है कि चाहे किसी भी पार्टी से लड़ें या निर्दलीय, जीत उन्हीं की होती है, चाहे जेल में रहें या बाहर। यहाँ तक कि जब खुद के चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो पत्नी को मोकामा से विधानसभा का चुनाव जितवाकर विधायक बनवा दिया। लेकिन अब अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार बिहार से केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो वो भी आगे से कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। रहेंगे तो हम कारण नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं रहेंगे तो अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। बाल बच्चा लड़ेगा। तेजस्वी में आपको कौन नहीं लड़ेगा?
अनंत सिंह ने हालांकि ये भी साफ कर दिया है कि उनके बेटों में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है कि अनंत सिंह का कौन सा बेटा चुनावी राजनीति में आएगा। इस सवाल का कुछ जवाब मिलता तब दिखा जब जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से मिलने लगे। शुक्रवार को अनंत सिंह ने मोकामा के कन्हाईपुर का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह उनके बड़े बेटे अंकित सिंह का पोस्टर दिखा जिसमें लिखा है, मोकामा की जनता की पुकार, अंकित बाबू। तो सवाल है कि क्या अनंत सिंह के बड़े बेटे अंकित उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और 2029 में मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अंकित बाबू का स्वागत होगा मोकामा में, बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है सर। वो सब हमने बता दिया। हालांकि अंकित सिंह के पोस्टर पर अनंत सिंह ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन मोकामा के इलाके में लगे पोस्टर ने ये चर्चा जरूर छेड़ दी कि क्या अंकित लड़ेंगे मोकामा से अगला विधानसभा चुनाव। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान के एक वीडियो से बिहार में सियासी खलबली मची हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। दानिश रिजवान ने वायरल वीडियो को AI जनरेटेड बताया है। अब पुलिस इस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। दानिश रिजवान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी मचाए हुए। जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार एक पुलिसकर्मी का पिस्टल लेकर आसमान में फायरिंग कर रहे हैं। गोलियों की आवाज गूंज रही है। आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह वीडियो साझा करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने सवाल उठाया कि एनडीए के राज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद दानिश रिजवान ने सफाई दी। उन्होंने वीडियो को AI जनरेटेड बताया। दानिश रिजवान ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भोजपुर साइबर थाना को ईमेल किया है। दानिश ने तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव रोशन पर FIR के लिए आवेदन दिया। दानिश के इस आरोप के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया। आधे सेकंड में 4 राउंड रिवॉल्वर से कारतूस की फायरिंग हुई है। किसी भी दुनिया के किसी रिवॉल्वर से आधे सेकंड में 4 राउंड कारतूस की फायरिंग नहीं हो सकती है। उस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि इस तरीके का जो वीडियो डाला जाए तो कम से कम देख लिया कीजिए। हमेशा शराब के नशे में आप रहते हैं, ठीक है रहिए, लेकिन शराब के नशे में आप रहते हैं और आपके सोशल मीडिया पे अनाप शनाप चीजें डाली जा रही हैं, जिससे आहत को होकर मैंने खुद आपके ऊपर में FIR करने के लिए आवेदन दिया है। दूसरी चीज है, उस वीडियो को लेकर के मेरे ऊपर 2017 में ही कार्रवाई हो चुकी थी। मेरे हथियार के लाइसेंस को निलंबित किया गया था, रद्द किया गया था। बाद में न्यायालय ने उसको पुनर्जीवित किया। वहीं इस मामले में पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 2017 का बताया जा रहा है। पुलिस इसकी सत्यता की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा गोली फायर करते हुए दिखाया गया है। पता चला है कि ये वीडियो दानिश रिजवान का है, जो वर्ष 2017 में एक शादी समारोह का है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल दानिश रिजवान का ये वीडियो सोशल मीडिया के साथ सियासी गलियारों में सनसनी मचाए हुए है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। औरंगाबाद के हस्तपुरा थाना क्षेत्र के खुठन गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने ही छोटे भाई के 3 मासूम बच्चों की क्रूर तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद पर भी वार कर खुद को घायल कर लिया। पुलिस हत्या की वजह जानने में जुटी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। औरंगाबाद हसपुरा थाना और खुठन गांव, एक परिवार एक ही छत के नीचे। एक ऐसा हादसा जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल पसीज जाए। 3 छोटे छोटे मासूम, अनीश उम्र 10 साल, आयुष उम्र 7 साल और अनुष्का उम्र 5 साल। जिनकी आंखों में अभी दुनिया देखने का सपना था, जिनकी हंसी घर को रोशन करती थी, आज वो हमेशा के लिए चुप हो गए। उनके अपने ही चाचा ने बेरहमी से उनके गले रेत दिए।
तस्वीर इतनी भयावह है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ये उस घर और उस छत के नीचे की तस्वीरें हैं जहां एक परिवार खुशी से रह रहा था। रामनवमी का त्योहार था। मासूमों की मां अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मंदिर गई थी। वापस लौटी तो वर्तमान देखकर सन्न रह गई। हादसे की जानकारी पुलिस को हुई तो जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंची। पूछताछ की तो पता चला मामूली विवाद पैसे के लेन देन के लिए सनक में घर में तेज संगीत बजाकर 3 मासूमों की हत्या कर दी और खुद पर भी उसी हथियार से लहूलुहान कर लिया। अगल बगल सब अभी जांच जो पूछताछ हुई है उससे मानसिक स्थिति के बारे में वैसा कोई वैसा कोई नहीं आया है। वो संभवतः घरेलू विवाद को लेकर के बात आ रही है। अभी सास बहू के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, उसको लेकर हो सकता है उस समय ये कांड हो गया। अब बात सनक की, मानसिक असंतुलन की। सनक कोई बहाना नहीं हो सकती। मानसिक असंतुलन हो या कोई और वजह, कोई भी इंसान इतनी बर्बरता का हक नहीं रखता। किसी की सनक को निर्दोषों की जान लेने का लाइसेंस नहीं बनने देना चाहिए। 3 मासूम बच्चों को मार डालना ये सनक नहीं, ये हैवानियत है। ये न सिर्फ एक परिवार की तबाही है बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए एक बड़ा सदमा। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सीतामढ़ी से आई ये तस्वीरें सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कैमरे में कैद रिश्वतखोरी की यह तस्वीर बेलसंड से आई है, जहां राजस्व कर्मचारी संजय कुमार 13,000 रुपए घूस लेते खुफिया कैमरे में कैद हुए हैं। पूरा मामला क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। 1,000 अहाँ छोड़ले रहलिए, 1,000 हमरा 15 अहाँ कहले रहलिए, 13 अच्छा गिन लेते ना, गिन लेते। ये तस्वीरें सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जो आम आदमी को हर दिन तोड़ता है। सीतामढ़ी के अंचल कार्यालय में ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राजस्व कर्मचारी संजय कुमार हैं। 13,000 रुपए की घूस लेते कैमरे में कैद हुए। वो पैसे जो किसी गरीब की मेहनत की कमाई थे, वो पैसे जो किसी की जमीन का हक दिलाने के लिए थे, आज उसी हक पर सिस्टम ने खुद ही डाका डाल दिया। 1,000 अहाँ छोड़ले रहलिए, 1,000 हमरा 15 अहाँ कहले रहलिए, 13 अच्छा गिन लेते ना। एक तरफ बिहार के राजस्व मंत्री विजय सिन्हा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लैंड माफिया पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं, दावे हो रहे हैं कि सिस्टम सुधर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही विभाग का कर्मचारी खुलेआम घूस ले रहा है, जैसे मंत्री का बयान उस तक पहुंचा ही नहीं हो। अब सवाल यह है कि क्या इस भ्रष्टाचार का सबसे काला चेहरा राजस्व कर्मचारी संजय कुमार की शिकायत मंत्री जी तक नहीं पहुंची, जो 13,000 रुपए की घूस रंगे हाथों कैमरे में कैद हुआ, बिना किसी शर्म के नोट गिनते हुए, जैसे किसी गरीब की आखिरी उम्मीद को गिन रहा हो। बेलसंड अंचल कार्यालय का मामला है। दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगी गई। 15,000 रुपए में पूरा सौदा तय हुआ। मिन्नत के बाद 13,000 रुपए लिए गए। राजस्व कर्मी संजय कुमार पैसे लेते कैमरे में कैद हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हालांकि जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो इस पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। डीएम ने राजस्व कर्मचारी संजय कुमार को निलंबित कर दिया। अब सवाल यह है कि ये कार्रवाई सिर्फ घूसखोर अधिकारी पर है या सिस्टम में और भी ऐसे जो दीमक हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ 13,000 का नहीं, सवाल उस भरोसे का जो हर बार सिस्टम के हाथों बिक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी है तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब शिक्षक खुद कानून तोड़ेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? सुपौल से एक ऐसे ही मामला सामने आया है। कैसी तस्वीर सामने आई है, क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
ये नेपाल से सटे सुपौल जिले की भीमनगर चेक पोस्ट है, जहां मद्य निषेध विभाग की टीम ने 5 शिक्षकों को गिरफ्तार किया। शिक्षक नशे में धुत पाए गए। 5 शिक्षक अलग अलग स्कूल के हैं। टीचर स्कूली बच्चों के साथ फील्ड ट्रिप से लौट रहे थे, तभी बॉर्डर चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग की टीम को उनकी हरकतों पर शक हुआ, जिसके बाद ब्रेथ एनालाइजर से 5 शिक्षकों की जांच की गई, जिसमें सभी शिक्षकों के शराब पीने की पुष्टि हुई। आरोपी 5 शिक्षक मधेपुरा जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं। इन शराबी शिक्षकों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेगुलर चेकिंग यहाँ पे किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक वाहन का, जिसमें हम लोग शराब या और भी जो नशीला पदार्थ होता है वो सबको जब्त करते हैं। तो आज इसी क्रम में 5 व्यक्तियों को रोक करके और उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी, तो हम लोगों ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से उनका टेस्ट किया। टेस्ट में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी है, जिसके तहत शराब की बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। फांसी से लेकर पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहराने जैसे कठोर प्रावधान भी हैं। बावजूद इसके समय समय पर शराब के सेवन करने और इसकी बिक्री की खबरें आती रहती हैं। सुपौल की इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जब शिक्षक ही नशे के आदी हों, तो ये नौनिहालों को क्या शिक्षा देते होंगे। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से संवाददाता अमित झा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।